हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट का जो जीएस का एनालिसिस है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो भी स्टेनो वाले स्टूडेंट है ना, और जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स, अदर सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए ये क्लास यहाँ पे होने वाली है। तो इससे पहले मैंने कुछ मॉक का एनालिसिस करवाया था, उनको देख लेना। और यहाँ पे हम डीप एनालिसिस करते हैं ताकि एक क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन का हमें आंसर मिल सके, क्योंकि वो हम आगे आने वाले मॉक टेस्ट में फेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डीपली एनालिसिस करेंगे और जो बैकग्राउंड वॉइस यहाँ पे होगा तो उसको भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना, क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी 15 अगस्त है ना, तो यहाँ पे छत पे पतंगे उड़ाई जा रही है और आवाज़ आ रही है, तो इसलिए कोऑपरेट करना। तो पहला क्वेश्चन है और जिसके जितने मार्क्स बनेंगे, ठीक है, उसको एक साइड में नोट करते हुए चलना। और जितने भी होती है नेगेटिव मार्किंग, उसके हिसाब से अपना नंबर मुझे स्कोर बता देना कितना आया है, ठीक है। तो चलो, पहला है आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के कमज़ोर वर्गों को जमा जुटाने और ऋण देने में वृद्धि करने के लिए लीड बैंक योजना, जिसे बोलते हैं एलबीएस, शुरू की थी। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कह रहा है लीड बैंक जो योजना थी, जो कमज़ोर वर्ग थे उनके लिए, उनको लोन देने के लिए चलाई गई थी। तो ये स्टार्ट कब हुई थी लीड बैंक योजना? तो ये हमारी 1969 में स्टार्ट हुई थी, जब हमारी इसरो की स्थापना हुई थी ना, तभी हमारी लीड बैंक योजना चली थी। किसके लिए चली गई थी? जो कमज़ोर वर्ग लोग थे उनको लोन देने में, उनके वृद्धि करने में लोन के, इसलिए ये चलाई गई थी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं अब ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएसएल। ये क्या होता है? पीएसएल के तहत बैंकों को कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और अन्य जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपने ऋण का हिस्सा आवंटित करता है। जो ये पीएसएल है ना, ये जो बैंक होते हैं हमारे, है ना, बैंक मतलब पीएसएल के तहत बैंकों को कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम, छोटे छोटे हमारे उद्योग होते हैं, है ना, और अन्य जो निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं उनको लोन मतलब प्रदान करता है ये पीएसएल, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें लोन की बात हुई तो लोन देगा बैंकों को, जो छोटे उद्योग हैं उनको। पीएसएल लीड बैंक योजना का एक प्रमुख घटक है, यानी कि उसी का ही पार्ट मान रहा है इस तरीके से, जिसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक ऋण देना, ओके, लोन देना मतलब। और जिला ऋण योजना क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट भी देता है, नाम में अर्थ छिपा है, मतलब ऐसा मान लो कि जो DCPS, ठीक है, जिला ऋण योजनाएं, तो ये लीड बैंक योजना के तहत तैयार की जाती है ताकि ऋण नियोजन के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। DCP में प्रत्येक जिले के लिए एक योजना तैयार करना शामिल है, जिसमें ऋण की क्षमता की पहचान करना और जिले में काम करने वाले बैंक को, जो भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला बैंक होता है, उसको ये लोन प्राप्त करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SAA। ये 1989 में शुरू किया गया था। अब जैसे मान लो ये लीड बैंक की स्कीम पूछ ली कब आई थी, और इसका उद्देश्य अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई और मौके में फेस करने को मिला कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था लीड बैंक योजना का, ठीक है। तो क्या था? लोन मुहैया करवाना, ठीक है, किसको? जो आर्थिक पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है, उन सबको, आर्थिक कमजोर लोगों को। और जो ये है हमारे जो सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण है SAA, ठीक है, ये हुई थी, इसकी स्टार्टिंग 1989 में। और SAA लीड बैंक योजना का एक हिस्सा, ये भी हिस्सा है, ठीक है। जैसे ये वाला हिस्सा था कौन, जैसे जिला ऋण योजना DCPS हिस्सा था ना, ऐसा ही हमारा SAA हिस्सा, जो कि 1989 में शुरू किया गया था। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, ठीक है, जहाँ प्रत्येक बैंक शाखा को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए विशिष्ट गांव सौंपे जाते हैं। यहाँ पे मतलब गांव प्रदान किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1999 में शुरू किया गया था। SAA लीड बैंक के योजना का हिस्सा है, जहाँ प्रत्येक बैंक शाखा को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विलेज सौंप देते हैं कि तुम्हें इस बैंक की हेल्प करनी है ना, लोन देना है, तुम्हें उसे उसका विकास करना है, जो भी करना है, तो ये एक बैंक को सौंप दिया जाता है, एक गाँव। ऐसा ही यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी गाँवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो और ग्रामीण शाखाओं की बेहतर निगरानी और प्रदर्शन में मदद मिलती है। अब देखो
क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है, उसको मतलब फिर एनालिसिस कोई नहीं करता, मतलब सोचते हैं कि बस क्वेश्चन का आंसर देख लो क्या है और जल्दी से अगले मुक लगा दूँ। और यही बच्चा गलती करता है और यही मैं गलती कर रही हूँ, जिसके कारण मेरे जो है मार्क जो है स्टक हो चुके थे। लेकिन और मैं कल की बात बता रही हूँ, मैं पिछले 3 दिन से जो है डीपली मॉक का एनालिसिस कर रही हूँ और उससे मुझे प्रॉफिट भी मिला। आज मैंने जो है लगभग 26 क्वेश्चन मैंने एकदम करेक्ट टिक किए थे। बाकी जो मुझे आता नहीं, मैं तुक्का भी फिट नहीं करती, मुझे सिर्फ जो आते हैं मैं उन्हीं को ही टिक करती हूँ। और जहाँ मुझे चांस रहता है 50-50% का, तो वहाँ पे मैं उस पर थोड़ा सा लगाती हूँ कि यहाँ लगा दो तुक्का, ठीक है, तो वहाँ लगाती हूँ। तो उसमें से मेरे 26 में से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन गलत गए, उसी के कट के पिट के मेरे कुछ नंबर आए थे, ठीक है, यानी कि मेरे 26 में से 2 गलत गए, बाकी मेरे सारे सही गए, ठीक है, यानी कि 24 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए। तो कैसे हुआ ये, वरना मेरे पता कितने नंबर आ रहे थे मेरे, मतलब मैं 16-17 ही अटैम्प्ट कर पा रही थी बस टोटल, और अब मेरे इतने बढ़ चुके हैं। वो भी पता है कैसे, क्योंकि मैं इन्हीं के मॉक में जो एनालिसिस कर रही हूँ इन्हीं में मुझे मिल जा रहा है, मतलब जो मैं अगले टेस्ट में देखती हूँ क्वेश्चन, वो मुझे इन्हीं के मॉक में एनालिसिस में मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि इनको जो है एनालिसिस डीपली करो। अभी मुझे पता है मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनानी छोड़ रखी थी, है ना, तो अभी अब बच्चे मुझे शायद अकाउंट मेरा फ्रीज हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, उनमें अगर मिल जाए किसी को ये वीडियोस तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अब जो भी 27 का एग्ज़ाम दे चाहे 26 का एग्ज़ाम दे, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना भी 2017 से लेके मॉक पढ़े हुए हैं 2026 तक, मतलब 25 तक पढ़े हुए हैं ना जीएस के, तो मैं उन सबका एनालिसिस कराऊंगी और इसकी एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगी, ठीक है, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी। तो तुम्हारे लिए ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो चलो अब चलते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, कौन से डिटर्जेंट टूथपेस्ट में भी उपयोग किए जाते हैं, यानी कौन सा डिटर्जेंट है जो टूथपेस्ट में जो हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट उसमें भी यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा है हमारा, धायनिक डिटर्जेंट, संश्लेषित वाला, या फिर आयनिक, या फिर ऋणायक डिटर्जेंट। तो कौन सा है, ऋणायक डिटर्जेंट जो है हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं इसका। डिटर्जेंट से हम सिर्फ कपड़े नहीं धोते, डिटर्जेंट से हम जो है यहाँ पे टूथपेस्ट में भी यूज़ करते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये अब इसके बारे में कुछ डीपली बातें पढ़ते हैं। देखो पहले हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। तो ये हमारा यहाँ से होगा, ये तो मैंने पढ़ लिया था ना, नहीं ये वाला है, यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ, नाम क्या है इसका, अब ये क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, सर्फेक्टेंट्स। अब ये इंग्लिश में तो मैं इसको पढ़ लेती, लेकिन हिंदी में कैसे समझ में नहीं आ रहा ना, एकदम डीपली, मतलब ऐसा पढ़ा नहीं जाता ये वर्ड, ऐसे जो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं वो उसको हिंदी में लिख दिया तो वो अटपटे से लगता है बोलने में भी, तो पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से ये। सर्फेक्टेंट्स, शायद सर्फेक्टेंट्स ऐसा यौगिक है जो पदार्थों जैसे कि ठोस और तरल के बीच पृष्ठ तनाव को कम करता है। जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं और जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं उनके पृष्ठ तनाव को ये कम करता है। कौन, सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। वे कई सफाई उत्पादों जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, जो सफाई करते हैं ना उत्पाद, प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो सफाई के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, उनमें यूज़ किया जाता है। पूछ लेगा, जैसे अभी तो पूछ लिया कि टूथपेस्ट में कौन सा डिटर्जेंट होता है, अगले में ये पूछ लेगा कि शैम्पू में कौन सा होता है, तो शैम्पू में होता है कौन सा, सर्फेक्टेंट्स। और टूथपेस्ट में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन मेनली कौन सा पाया जाता है, ऋणायक वाला, है ना, में एक प्रमुख घटक है सोडियम लोरिल सल्फेट जैसे ऋणायक सर्फेक्टेंट, मतलब ये सर्फेक्टेंट का ही एक एग्जाम्पल है ऋणायक वाला, है ना। ये गंदगी और तेल हटाने के विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तो ये जो ऋणायक डिटर्जेंट है या फिर सर्फेक्टेंट है, ये गंदगी को हटाते हैं, ठीक है, और तेल को हटाते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट, SLS, सोडियम लोरिल सल्फेट टूथपेस्ट और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सर्फेक्टेंट्स में से एक है, ठीक है। जो ये है ना सोडियम लोरिल सल्फेट, SLS, ये टूथपेस्ट में सबसे अधिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह एक समृद्ध झाग पैदा करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो दांतों की पूरी तरह से सफाई में मदद करता है। अब जब सुबह तुम ब्रश करोगे ना, तो तुम मम्मी से बोलना, मम्मी इसके अंदर है सोडियम लोरिल सल्फेट जो कि झाग बनाता है, इसके अंदर है सर्फेक्टेंट या फिर ऋणायक डिटर्जेंट, ठीक है, जो क्या करता है, गंदगी और तेल को हटाता है, ठीक है। और अपनी प्रभावशीलता के बावजूद SLS कुछ व्यक्तियों में जलन पैदा कर सकता है, जिससे वैकल्पिक फॉर्मुलेशन का विकास होता है, मतलब किसी को साइड इफेक्ट कर देता है, जलन करता है, ठीक है।
टूथपेस्ट में आमतौर पर अपघर्षक, फ्लोराइड, स्वादिष्ट बनाने वाले एजेंट और ह्यूमेक्टेंट शामिल होते हैं। जो हमें, तुमने कभी देखा होगा जब तुम ब्रश करते हो तो वो ना हल्का सा मीठा दिखता है, मतलब टेस्ट करके देखना थोड़ा सा, कोई सा भी हो, चाहे वो क्लोजअप हो चाहे पैप्सोडेंट हो, कोई सा भी हो, ठीक है। उसको टेस्ट करके देखना जीभ से, तो वो हल्का ना मतलब कैसा लगता है, स्वीट सा लगता है, मीठा सा लगता है। तो वो मीठा का कारण क्या है मेनली उसके अंदर, तो वो है हमारा कौन सा, ह्यूमेक्टेंट, ठीक है। क्या है वो, ह्यूमेक्टेंट। अपघर्षक दांतों से प्लाक और दाग को हटाने में मदद करता है। अपघर्षक क्या होता है, अपघर्षक हटाता है दांतों से जो उसके अंदर ये प्लाक क्या होता है, मतलब दाग हटाता है मेनली। ये क्या करता है, अपघर्षक जो है दाग को हटाता है दांतों से, जबकि फ्लोराइड दांतों के इनेमल को मजबूत करता है। फ्लोराइड का देखो, दांत टूथपेस्ट में 3-4 अवयव पाए जाते हैं। अवयव कौन से हैं, पहले तो है अपघर्षक, जो अपघर्षक है वो दांतों से दाग हटाता है। फ्लोराइड क्या करता है, दांतों का जो इनेमल है, जो सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, इनेमल को जो है मजबूत करता है कौन, फ्लोराइड। और जो ह्यूमेक्टेंट है वो हमारा क्या करता है, दाग वाग को हटाता है ये दांतों से। ह्यूमेक्टेंट टूथपेस्ट को सूखने से रोकता है। जो मतलब वो लिक्विड रहता है हमेशा, कोलगेट कभी सूखता तो है नहीं मतलब टूथपेस्ट, ठीक है। तो जो टूथपेस्ट है वो उसको सूखने से रोकता है कौन, ह्यूमेक्टेंट। यह सुनिश्चित करते हैं कि यह समय के साथ प्रयोग करने योग्य रहे, ठीक है ना। यानी कि जब भी हम यूज़ करें तो ये हमारे लिए यूजेबल हो, ताकि ये ख़राब ना हो हमेशा के लिए, तो वो करता है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट हमारे 2 काम करता है। क्या करता है, एक तो दांतों के जो वो सॉरी ह्यूमेक्टेंट एक तो मीठा करता है उसको, मतलब कि, और उसको लंबे टाइम तक जो है सूखने से रोकता है। अब दूसरा है आयनिक डिटर्जेंट। अभी तो मैंने ऋणायक डिटर्जेंट पढ़ा था जो कि टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है। अब ये अनायनिक डिटर्जेंट कहाँ होता है। अनायक डिटर्जेंट सर्फेक्टेंट्स का एक अन्य वर्ग है ये, यानी कि सर्फेक्टेंट्स का ही एक वर्ग है ये, जिसमें कोई, अच्छा मुझे बताओ सर्फेक्टेंट्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, अभी हमने पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम सर्फेक्टेंट्स ये, ठीक है, क्या करता है, जो टूथपेस्ट में ही होता है, जो कि क्या करता है, गंदगी और तेल को हटाता है, वो ये तो सर्फेक्टेंट्स। और ये बोल रहा है यहाँ पे जो आयनिक डिटर्जेंट है वो सर्फेक्टेंट्स का ही एक आवेश है, मतलब उसी का एक पार्ट है, मतलब वर्ग है, जिसमें कोई आवेश नहीं होता। इनके जलन पैदा करने की संभावना कम होती है। जो आयनिक डिटर्जेंट है ये जलन नहीं पैदा करते, और इसमें अक्सर संवेदनशील त्वचा के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों में उपयोग किया जाता है। सफाई में प्रभावी होने के बावजूद ये ऋणायक डिटर्जेंट के रूप में टूथपेस्ट में उतने सामान्य रूप से नहीं किए जाते, है ना, उपयोग नहीं किए जाते। सफाई में प्रभावी होने का मतलब सफाई तो अच्छी करते ही करते हैं, ये ऋणायक डिटर्जेंट के रूप में टूथपेस्ट में उतने यूज़ नहीं किए जाते। जैसे ऋणायक डिटर्जेंट हम मतलब यूजुअली सिर्फ उसमें करते हैं, मतलब यूजुअली नहीं, स्पेशली टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन जो आयनिक है उनको हम यूज़ नहीं करते टूथपेस्ट के अंदर इतना। हालांकि ये भी जो है सफाई के लिए प्रभावी होता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते इतना। ऋणायक डिटर्जेंट आमतौर पर अपने प्रभावी सफाई गुणों के कारण टूथपेस्ट में उपयोग किए जाते हैं। अब हम ऋणायक डिटर्जेंट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपनी सफाई के गुणों के कारण जो है एबिलिटी रखते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम यूज़ करते हैं। सोडियम लोरेल सल्फेट जिसे बोलते हैं SLS, कई टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन में पाया जाने वाला एक प्रचलित ऋणायक डिटर्जेंट है। जो सोडियम लोरेल सल्फेट नहीं है, इसी का रूप है, ठीक है। ऋणायक डिटर्जेंट झाग बनाने में मदद करते हैं, जो भोजन के कणों और प्लाक को यांत्रिक रूप से हटाने में सहायता करते हैं। वे डिटर्जेंट टूथपेस्ट में अवयवों के फैलाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जिससे एक समान मिश्रण सुनिश्चित होता है, ठीक है। बोल रहा है पश्चिमी घाट। अब देखो पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जिक्र है यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जैसे मान लो ये, अब एक ब्रश आओ इधर, ठीक है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है पूरी यहाँ पे, जो भारत के पश्चिम तट के समांतर चलती है। यह दुनिया के 8 सबसे गर्म स्थलों में से क्या है, एक रूप में मान्यता प्राप्त है जैविक विविधता का। जो पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। और कोंकण रेलवे इस क्षेत्र से होकर गुजरता है ना, जिसे यात्रा दर्शनीय और इंजीनियरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जो यात्रा दर्शनीय होता है और जो इंजीनियर है उनके लिए यहाँ पे हमें जो है चुनौती फेस करने के लिए मिलती है इसमें, ठीक है।
क्योंकि यहाँ से कोंकण रेलवे क्षेत्र है ना यहाँ पे, तो वहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो उनके लिए ये जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इंजीनियरिंग कारनामे, कोंकण रेलवे में कई लंबी सुरंगें और ऊंचे पुल शामिल हैं। जो कोंकण रेलवे है वहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लंबी सुरंगें हैं और ऊंचे ऊंचे पुल बने हुए हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, जो वहाँ पे इंजीनियर होते हैं जो काम करते हैं रेलवे वगैरह में वहाँ पे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। कुछ उल्लेखनीय सुरंगों में जैसे मान लो कौन कौन सी फेमस है सुरंगें वहाँ पे, जैसे करबुड़े सुरंगें, ठीक है, करबुड़े सुरंग जो कि 6.5 किलोमीटर और नट्टूवाड़ी सुरंग जो कि 4.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, शामिल है। ये वहाँ पे सुरंग पाए जाते हैं कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। तो कौन कौन सी, एक तो है करबुड़े सुरंग जिसके लेंथ है 6.5 किलोमीटर, दूसरी है नट्टूवाड़ी सुरंग जिसकी है 4.3 किलोमीटर लेंथ। पनवल नाड़ी पुल एशिया का सबसे ऊंचा पुलों में से एक है, जो कहाँ पर है पूछ लेगा, पश्चिमी घाट में। कौन सा, पनवल नाड़ी, पनवल नाड़ी पुल जो है एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। अब देखो पूछेगा पूरे वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड का नहीं, एशिया का, खाली एशिया का। तो एशिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है, वो है हमारा पनवल नाड़ी, जो कि इंडिया के अंदर पाया जाता है और इंडिया के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पनवल नाड़ी, ठीक है, पनवल नाड़ी, पनवल नाड़ी जो है एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। करबुड़े सुरंग और नटुवाड़ी सुरंग जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। नटुवाड़ी की है 4.3 किलोमीटर लेंथ, करबुड़े की है 6.5 किलोमीटर लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से समझाने के लिए एक सप्तांग राज्य की अवधारणा को उल्लेख किया था। ठीक है, मतलब उसने जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्य को समझाने के लिए ना कि कौन कौन सा इसका अंग है, तो इन्होंने सप्त अंग दिए थे और उनमें से एक है दंड, जिसका अर्थ क्या है, मित्र, मंत्री, दुर्ग या फिर बल। तो वो नाम से तो चल रहा है दंड, यानी कुछ मजबूत सा है, कुछ बल, ठीक है, ऐसा मान लो, क्योंकि मित्र मंत्री तो बिल्कुल भी नहीं था, दुर्ग भी नहीं लगा था मेरे को, तो मैंने लगा दिया बल। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के 7 आवश्यक तत्वों का वर्णन करने के लिए सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। 7 तत्वों में दंड राज्य के सशस्त्र बलों या सैन्य बलों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जो आर्मी थी ना हमारी, उनके लिए दर्शाया जाता है दंड वर्ड। ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य की शक्ति और अधिकार दंड के माध्यम से बनाए रखे जाते हैं, जिसमें कानून और व्यवस्था सुनिश्चित होती है। दूसरा, सप्तांग सिद्धांत में 7 तत्व कौन कौन से हैं, पहला है हमारा, याद कर लो, अभी तो पूछ रहे दंड, क्या पता उसमें पूछ ले कि तुम्हारा अमात्य क्या था, ठीक है, तो पूछ लो। और ये एसोसिएटेड किससे हैं ये वर्ड सारे, कौटिल्य से। चाणक्य बोल लो, चाहे क्या बोल लो इनको, कौटिल्य बोल लो, और चाणक्य एक नाम और होता है इनका, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इनका नाम 3 है यहाँ पे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अब देखो, तो स्वामी कौन थे पहले, जिन शासक को बोलते थे स्वामी। अमात्य थे हमारे मंत्री। जनपद मतलब क्षेत्र और जनता। दुर्ग मतलब किला। कोष मतलब कोषागार। दंड मतलब बल। मित्र मतलब मित्र। एक बार में याद हो जाएंगे, इतना बड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा व्यक्त राजनीतिक शास्त्र का एक प्राचीन भारतीय मॉडल है। ठीक है, 7 महत्वपूर्ण तत्वों को रेखांकित करता है, छोड़ो उसको भी। राज्य की समृद्धि और स्थिरता के लिए इनमें से प्रत्येक तत्व को प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए, ये बोला था इन्होंने। ठीक है, कौटिल्य या फिर चाणक्य इन्हीं को बोलते हैं हम। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारतीय शिक्षक भी थे, ये दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, न्यायविद भी थे और शाही सलाहकार भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ की रचना करी। कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कल का क्वेश्चन पूछ लो यहाँ पर रिपीट में, बताओ चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र में यहाँ पे इकोनॉमी वो वाला नहीं है जिसमें हम ये रुपये के बारे में पढ़ते हैं और इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये वाला नहीं है। अर्थशास्त्र में यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था दर्शाई गई थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हो रही थी। ठीक है, कौटिल्य ने अपनी उसमें पुस्तक में। ठीक है, यह संस्कृत में लिखा गया था और इसका श्रेय चाणक्य को दिया गया था। यह ग्रंथ शासन, प्रशासन, कानून, अर्थशास्त्र और मतलब इसके अंदर शासन का, प्रशासन का, कानून का और जो हमारी अर्थशास्त्र थी और अन्य जो सैन्य रणनीति थी सहित विभिन्न विषयों को शामिल करता है। इसके अंदर ये सब बारे में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंदर। दंड का महत्व क्या था, दंड या बल आंतरिक व्यवस्था और बाहरी रक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे और इसको इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, बस इतना बहुत है। कंपनी एक्ट डैश कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने का एक अधिनियम है। तो कंपनी एक्ट आया था हमारा कब, 2013 में आया था।
जो क्या करता है, कंपनियों से संबंधित जितने भी कानून होते हैं उनको समेकित और संशोधित करने का एक एक्ट है। अब देखो, कंपनी एक्ट 2013 भारत की संसद का एक अधिनियम है, ओके, जो कंपनियों के निगमन, जिम्मेदारियों और विघटन को कंट्रोल करता है। इसने कंपनी अधिनियम 1956 को प्रतिस्थापित किया। पहले ये 1956 में था एक्ट, लेकिन इसको फिर 2013 में लाया गया दोबारा से, ठीक है, जिससे भारतीय कंपनियों को कंट्रोल करने वाले कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यह अधिनियम 29 अगस्त 2013 को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ था, मतलब अधिनियमित हुआ था हमारा 29 अगस्त 2013 को, लेकिन 14 में लागू हुआ था। इसमें एक व्यक्ति, कंपनी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और उन्नत प्रकटीकरण मानदंड जैसी नई अवधारणाएं शामिल की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य कॉर्पोरेट प्रशासन के सुधार करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। मतलब कंपनी में कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, कलीग के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, उन सब का जो है ये एक्ट आया था, बस 2013 में आया था बस, ठीक है बस, और 14 में लागू हुआ था। ये देख लो, यहाँ पे पढ़ना है तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे बोलते हैं CSR। कंपनी अधिनियम 2013 कुछ कंपनियों को CSR गतिविधियों पर न्यूनतम राशि खर्च करने का निर्देश देता है। किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार, 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक का शुद्ध लाभ वाली कंपनी को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां सामाजिक कल्याण और विकास पर योगदान दें। अब पढ़ लेते हैं, एक व्यक्ति कंपनी है ना, OPC 1 पर्सन कंपनी की अवधारणा एक व्यक्ति को कंपनी बनाने की अनुमति देती है, यानी कि एक व्यक्ति है जो कंपनी बना सकता है अपनी, जिसमें एकल उद्यमी के लिए एक नया अवसर प्रदान होता है। निजी लिमिटेड कंपनियों की तुलना में OPC की अनुपालन आवश्यकताएं सरल है। इससे व्यक्तिगत उद्यमिता का प्रोत्साहित करने और छोटे व्यवसाय को औपचारिक रूप देने के लिए पेश किया गया था, यानी कि जो छोटा अपना उद्योग बिजनेस करना चाहता है वो अपनी कंपनी खोल सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT कंपनी एक्ट 2013 में भारत में कंपनियों से संबंधित मुद्दों के निपटारे के लिए NCLT की स्थापना की। NCLT कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के कॉर्पोरेट अधिकार क्षेत्र के समेकित करता है। इतना नहीं है बहन। प्लेइंग इट माई वे किस दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये हमारी सचिन तेंदुलकर की, ओके। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। और यह पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर इतिहासकार जो सचिन तेंदुलकर थे और जो बोरिया मजूमदार थे, दोनों ने मिलकर ये प्लेइंग इट माई वे लिखी थी, है ना। इन्हीं के कलीग थे ये, ठीक है, मतलब इनके साथ में थे ये, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, कौन सी? प्लेइंग इट माई वे। 5 नवंबर 2014 को जारी हुई थी वह पुस्तक, ठीक है। और यह आत्मकथा सचिन तेंदुलकर के जीवन को उनके शुरुआती दिनों से लेकर 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने तक कवर करती है। संन्यास कब लिया उन्होंने? सचिन तेंदुलकर ने 2013 में लिया संन्यास। यह पुस्तक तेंदुलकर की यात्रा पर गहराई से नज़र डालती है, जिसमें व्यक्तिगत किस्से और मैदान से बाहर के अनुभव शामिल है। बोरिया मजूमदार के बारे में पढ़ लेते हैं। बोरिया मजूमदार एक प्रमुख भारतीय खेल पत्रकार है और शिक्षाविद है। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास और संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखी। मजूमदार अपने व्यापक शोध और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। वे विभिन्न क्रिकेट से संबंधित परियोजनाओं में शामिल रहे और कई खेल प्रकाशनों में योगदान दिए। पुस्तक प्रकाशन जो प्लेइंग इट माई वे है के प्रकाशन कार्यक्रम में क्रिकेट जगत की कई उल्लेखनीय हस्तियों में भाग लिया था। इस पुस्तक को इसके प्रकाशन या व्यापक मीडिया कवरेज, इतना नहीं है, छोड़ो उसको। समूह 17 से संबंधित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? कल अब हमने ग्रुप पढ़े थे, 18 थे टोटल। तो यहाँ पे जो ग्रुप जो हमारा, जैसे मान लो ये हमने ग्रुप पढ़े थे यहाँ पे, है ना, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा, तो ऐसे करके 18 ग्रुप था। 18 के बाद यहाँ पे था हमारा 17 ग्रुप। तो इसमें जितने भी आता है ना हमारा, इसे 17 को बोलते हैं हम हैलोजन ग्रुप, है। तो हैलोजन ग्रुप में यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 53 है। तो वह हमारा मतलब जो ग्रुप 17 है उसके अंदर कौन से तत्व, मतलब कौन
कौन से परमाणु क्रमांक का तत्व पाया जाता है, तो वो हमारा कौन सा 53। ठीक है 53 ये पाया था। और 53 किसका है हमारा, आयोडीन का। तो आयोडीन कौन से ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, और ये 17वें ग्रुप का सदस्य है जिसकी परमाणु क्रमांक है 53। समूह 17 के तत्व अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के लिए जाने जाते हैं। इसे इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसको ऐसे याद कर लो, जो हमारा ये वाला है ना फ्लोरीन, जो हमारा इसको फ्लोरीन ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और 17 ग्रुप तो है ही है ये। तो फ्लोरीन Fl हो गया, क्लोरीन हो गया Cl, ब्रोमीन हो गया Br, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसका ऐसे याद कर लो, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना है हमारा 53। और 53 जो क्रमांक है वो किससे संबंधित है, ग्रुप 17 से। ठीक है, मानव शरीर में थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है। हैलोजन समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, जो ग्रीक शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है हैलोजन का मतलब क्या है, नमक निर्माता। मतलब जो नमक में सिर्फ हमारा आयोडीन नहीं यूज़ होता, बल्कि और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं यूज़ होते हैं। तो वो जो ग्रुप नंबर 17 है उनमें से हम कुछ कुछ लेते हैं। ठीक है, और हम उनसे नमक बनाते हैं। आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करती है। आवर्त सारणी में समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ समान रासायनिक गुणों को साझा करता है। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। यह तत्व की पहचान और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को प्रभावित करता है। आयोडीन का उपयोग चिकित्सा, एंटीसेप्टिक्स में और रंगों और फोटोग्राफिक्स में, रसायनों में किया जाता है। आयोडीन का सिर्फ हम खाने में ही नहीं करते यूज़ नमक में ही, बल्कि एंटीसेप्टिक में भी होता है, रंगों में भी होता है, फोटोग्राफिक्स में भी यूज होता है इसका। ठीक है, यह थायराइड फंक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो घेंगा यानी गोइटर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है। आयोडीन रोकता है घेंगा को और स्वास्थ्य समस्याओं को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी। अधिकतम राशि कितनी, मतलब कितने हम लोन ले सकते हैं उसमें, हम पीएम मुद्रा योजना में 2015 में आई थी, जो उसमें हम कितना लोन ले सकते हैं, तो 10 लाख का अधिकतम हम लोन ले सकते हैं उसमें, है ना। तो इसी को हम PMMY बोलते हैं इसको। 2015 में आई थी ये, 10 लाख की इसकी राशि है। और क्या याद करना है हमारा, PMMY मतलब यही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण को 3 उत्पादों में वर्गीकृत करती है। पहला शिशु, जिसको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। किशोर यानी कि जो थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं उनको 50,001 रुपये मिल जाएगा। से लेके मतलब देखो, जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको तो 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, लेकिन जो किशोर है उनको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और जो तरुण है यानी कि उनसे जो किशोर से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से एडल्ट होते हैं। किशोर मतलब थोड़े बचकाना हरकतें करते हैं जो को वो हो गए, और तरुण मतलब जिनको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो इसमें कितने तक की सीमा रखी गई थी, 10 लाख तक की। PMMY अधिकतम थी 10 लाख और कम थी हमारी कितनी, 50,000। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो 10 लाख ठीक है। उद्देश्य क्या था, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, ठीक है, और छोटे व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहित करना। जो छोटे छोटे हम अपने बिजनेस खोल सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये चलाई थी कि लोन लो और अपना बिजनेस खोलो। पात्रता मानदंड, गैर कृषि आय सर्जन गतिविधियों के लिए व्यवसाय योजना वाला कोई भी भारतीय नागरिक PMMY के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से कम। ठीक है, मतलब ये कह रहा है 18 वर्ष तो होनी चाहिए कम से कम। ओके, ऋण के प्रकार, अब देखो शिशु को 50,000 मिलते हैं, अभी पढ़ के आए वही है, सेम टू सेम बात है। ब्याज दरें, PMMY के तहत ब्याज दरें ऋण देने वाली संस्था द्वारा RBI दिशा निर्देशों के आधार पर तय की जाती है। आमतौर पर ये ऋण छोटे उद्यमियों के लिए किफ़ायती बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर दिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया, छोड़ो इसको। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अगर पढ़ना तो पढ़ लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे इतना जो मुझे मेन लगा वो मुझे मैंने तुम पढ़ा दिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत
के निम्न से किस राजवंश को उखाड़ फेंका। देखो घनानंद को राजा था ना चित्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद थे हमारे नंद वंश के, तो बस ये घनानंद ने मतलब चित्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। और जो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा आया था फिर हमारा शुंग वंश आया था, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य के लास्ट शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, जो उन्हीं के दरबार में कौन थे, मतलब उनके अंडर में थे वो, है ना, किसके, बृहदत्त के अंडर में थे, उनका मंत्री था वो, और वो कौन थे, वो ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने जो है गद्दारी करी और जो है बृहदत्त की हत्या करके उनकी गद्दी पर बैठ गए, और उन्होंने अपना कौन सा चलाया फिर वंश, अभी बोला था ना मैं, क्या भूल गई मैं, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग वंश चलाया उन्होंने। ठीक है, औरंगजेब ने, मेरा क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं पढ़ के आ रही हूँ। औरंगाबाद या फिर बोल लो इसको औरंगजेबाद, क्योंकि इसका नाम औरंगजेब ने रखा था औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद के अंदर जो बीवी का मकबरा है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो भाई देखो, पहली बात तो पहला कथन इसका सही कौन सा है, इसके समान डिजाइनों के कारण यह ताजमहल के नकल है। ये ना ताजमहल की कॉपी है। ठीक है, कौन, बीबी का मकबरा, पता होगा तुम्हें, और ये कहाँ पे, औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। अभी तो ये पूछ यहाँ पे इसने पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन को ना लिंक करते हुए चला करो, क्या पता अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये औरंगाबाद में, क्या पता ये पूछ रहा है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो पहले तो एक ये ताजमहल की मतलब नकल है, सेम टू सेम बात है, एकदम अच्छी बात है, तो सही है एकदम। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह मुगल राजकुमार आजम शाह द्वारा बनवाया गया था, तो मुगल के राजकुमार थे। ठीक है, ये आजम शाह थे, इन्होंने बनवाया था कौन, बीबी का मकबरा, और यह पूरी तरह से संगमरमर से बना है। ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि संगमरमर से सिर्फ ताजमहल बना है ना, ये नहीं बना हुआ। ठीक है, और कॉपी में ना, जब हम किसी की कॉपी करते हैं तो मैं उसको एग्जैक्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ हम उसमें अंदर मिस्टेक कर ही देते हैं, तो बिल्कुल संगमरमर से और उसे बनाए देते, तो वो भी तो आज ताजमहल की तरह फेमस था, लेकिन नहीं, आज हम ताजमहल को ज़्यादा देखने जाते हैं, बीबी वगैरह कौन देखता है, कोई भी नहीं देखता, तो इसलिए जो है उसके अंदर वो संगमरमर से नहीं बन रहा। यह औरंगजेब की पत्नी, जो औरंगजेब की पत्नी थी, जैसे रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है, जैसे ताजमहल जो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, बनवाया था ताजमहल, ऐसे ही जो औरंगजेब थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, जिनका नाम था क्या, रबिया उद दुर्रानी, उनकी याद में बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, ये बीबी का मकबरा जो है पूरी तरह से संगमरमर से नहीं बना हुआ है, केवल गुंबद और कुछ हिस्से संगमरमर से बने हुए हैं। शेष संरचना यानी कि जो बाकी बचा कुचा पार्ट है वो बेसाल्ट और चूने के प्लास्टर से बनी है, जो इसे एक अलग स्थापत्य शैली प्रदान करती है। यह अपनी माता दिलरास बानो बेगम, जिन्हें रबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, माता, तो फिर इन्होंने बीबी का मकबरा क्यों रखा, जब इनकी मम्मी थी तो मम्मी का मकबरा था बनाना चाहिए था ना, यानी कि मम्मी का मकबरा रखना चाहिए था, फिर मदर का मकबरा रखना चाहिए था, तो बीबी का नाम क्यों दिया उन्होंने यहाँ पे, मतलब अपनी मम्मी के, जैसे शाहजहाँ ने तो अपनी वाइफ के लिए बनवाया, लेकिन इन्होंने अपनी माता के लिए बनवाया था। ठीक है, दिलरास बानो बेगम, इनकी माता थी दिलरास बानो बेगम, इन्हीं को बोलते थे हम क्या, रबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है, जिनकी याद में मुगल राजकुमार आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल के सामान डिज़ाइन के कारण बीबी का मकबरा दक्कन का ताज कहलाता है। ठीक है, जो बीबी का मकबरा है उसे क्या बोलते हैं हम, दक्कन का ताज। दक्कन मतलब कौन सा हो गया, दक्कन जो क्षेत्र है हमारा इधर साउथ में, यहाँ पे बनवा रखा है उन्होंने, तो उससे दक्कन का ताज बोलते हैं। ताजमहल तो ताज अपना, ताजमहल तो ताज है ही ऑटोमेटिक, क्योंकि वो तो है वन एंड ओनली, लेकिन ये तो उसकी कॉपी है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्कन का ताजमहल या फिर दक्कन का ताज। और ये इन्होंने, औरंगजेब ने अपनी मम्मी के, जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, उस क्या था उनका नाम, रबिया उद दुर्रानी, इनके नाम पर उन्होंने रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर ताजमहल, यह आगरा उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण 1632 में हुआ था और 1653 में ख़त्म हुआ। देखो इतना टाइम लग गया, 1632 में बनवाना स्टार्ट किया, 1653 में ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण में से एक माना जाता है। मुगल वास्तुकला इस्लामी, फारसी और टर्की, पूछ रहेगा कि जो मुगल वास्तुकला है वो कौन सी स्थापत्य शैली से प्रभावित थी, तो इसमें इन्होंने इस्लाम का भी यूज़ किया, ठीक है, फारसी का भी यूज़ किया और टर्की का भी यूज़ किया। इस्लामी, फारसी, टर्की, इन दोनों को यूज़ किया, मतलब तीनों को यूज़ किया इन्होंने, मुगल वास्तुकला ने, मिश्रण है तीनों का ये। ठीक है, यह 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मुगल साम्राज्य के दौरान फल फूल रहा था। कौन, जो मुगल वास्तुकला है ये हमारी 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में फल फूल रही थी, उस टाइम पे फ्लरिश हो रही थी, यानी कि इसकी प्रमुखता विशेषताओं
में बड़े गुंबददार गुंबद, पतले मीनार, बड़े हॉल, विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वारा, नाजुक अलंकरण शामिल थे। यानी कि ये ना इस तरीके से बनाते थे अपने महल वगैरह, जिसमें बड़े बड़े गुंबद बनाते थे, ये बड़े 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 हॉल बनाते थे, विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वार बनाते थे यहाँ पे, ये नाजुक अलंकरण, ये सब इन सब का यूज़ करते थे, इन शैलियों का। इसलिए इसके प्रसिद्ध उदाहरण में लाल किला है। ठीक है, ये लाल किला किसका उदाहरण है? मुगल वास्तुकला का। लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। ओके। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है? कल पढ़ के आए थे हम, कमेंट में बता देना। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे बेसाल्ट है ये, बोसाल्ट नहीं, बेसाल्ट बोलो चाहे बेसाल्ट बोलो, कुछ बोल लो। बेसाल्ट एक सामान्य बहुमुखी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान है जो बेसाल्टिक लावा के तेज़ी से ठंडे होने के से बनती है। यह मुख्य रूप से प्लाजियोकेज, पायरोक्सिन और ओलिविन खनिजों से बना है। बेसाल्ट अपनी स्थायित्व के लिए जाना जाता है और अक्षर निर्माण में उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है? किशोरी मोनकर। देखो ये क्वेश्चन कैसा दिया इन्होंने, तुम खुद सोचो इसको, क्योंकि किसी को नहीं भी आता हो तो भी वो इंसान लगा लेगा अगर थोड़ा सेंस होगा तो। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है? देखो पहले तो जाकिर हुसैन। पहली बात तो इन्होंने बोला गायिका, यानी कि लेडीज़ है कोई, तो जाकिर हुसैन तो मतलब जेंट्स है, सॉरी, है ना। और TR महालिंगम, मैं इनको लेडा बोल ली थी अभी, बट जेंट्स है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन तो हमारे जेंट्स है, तो ये तो नहीं होंगे। दूसरे TR महालिंगम, ये भी जेंट्स है, तो ये भी नहीं होंगे। शिव कुमार शर्मा, ये भी है, तो ये भी नहीं होंगे। तो कौन बची हमारी? किशोरी मोनकर। तो ये हमारी कौन है? ये हमारी है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका, यानी कि जो कौन से गाना गाती है? हिंदुस्तानी वाला। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, जिसे बोलते हैं हम नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था क्या? एक दशक यानी कि 1 साल के भीतर 80 मिलियन जो वयस्क है उनको लिटरेट करना, यानी कि उनको पढ़ाना लिखाना। पहली बात तो ये मिशन कौन सा? साक्षरता का, यानी कि लिटरेसी पे ध्यान देगा। तो 1988 के अंदर आया। उद्देश्य क्या था कि जो 80 मिलियन जो अडल्ट है उनको हमें साक्षर बनाना है। यह 15 से लेकर 35 जो साल के लोग थे, निरक्षर थे, अनपढ़ थे, जो मतलब जो लिटरेट नहीं थे, लिटरेट थे, उनके जो वयस्क थे उनको कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर केंद्रित है। मिशन बुनियादी पढ़ने और मेन है इतना कि जो NLM है वो 1988 के अंदर आया था। 80 मिलियन से ज़्यादा लोगों को हमें जो है साक्षर करना था, और 15 से 35 वर्ग के जो लोग बिना पढ़े हुए थे उनको पढ़ाना था। ये था इसका ऑब्जेक्टिव बस। शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE जिसे बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था हमारा? 2009 में आया था। 6 से 14 साल के बच्चों को ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है कि भाई उनको पढ़ाना अनिवार्य ही है। ठीक है, इसको छोड़ो अभी, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वयस्क शिक्षा क्या है? जो मतलब अडल्ट है उनको पढ़ाना लिखाना। बस निम्न में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भारत के एक प्रमुख बंदरगाह, जो मेजर पोर्ट है ना, कितने मेजर पोर्ट थे कल बताए थे मैंने, और कितने माइनर थे वो बता देना मुझे। ठीक है, तो बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में एक प्रमुख बंदरगाह और एक लघु बंदरगाह के बीच में अंतर को सही ढंग से परिभाषित करता है। यानी कि जो मेजर पोर्ट है और जो माइनर पोर्ट है उनके अंदर क्या डिफरेंस है, उसकी परिभाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन में से तो वो बताओ यहाँ पे। पहला है जो मेजर पोर्ट है केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि जो मेजर पोर्ट है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, लेकिन जो माइनर पोर्ट है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, अंदर आते हैं सब बोलो, कुछ भी बोल लो। तो हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जो सेंट्रल जो हमारे मेजर पोर्ट है, जो कितना टोटल 13 है, माइनर हमारे 2 से हैं। जो 13 मेजर पोर्ट है उसका जो कारोबार है वो संभालता है कौन है? वो संभालता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारा माइनर पोर्ट है जो कि 200 हैं, है ना, और उनको संभालता है कौन? हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है। और ऑप्शन पे हमें जाना नहीं है क्योंकि हम फिर विचलित हो जाएंगे, वरना तुम्हें पढ़ने तो पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूँगी इनको। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963, यह अधिनियम भारत में प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन और संचालन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यह उन बंदरगाह ट्रस्टों की संरचना, कार्य और अधिकार को रेखांकित करता है जो इन बंदरगाहों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक्ट कब आया था इसका? जब मतलब प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम था, एक्ट आया था 1963 में, 1963 में आया था, जब नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो ये अधिनियम क्या था? भारत में जो मेजर पोर्ट है उनको मतलब उनको कैसे चलाना है, ठीक है, उनको
उनके संचालन के लिए ये एक रूपरेखा प्रदान करता है, बस यही है और कुछ नहीं। और जो समुद्री बोर्ड है, राज्य समुद्री बोर्ड, वो समुद्र के बारे में करता होगा। ऐसे ही जो राज्य समुद्री विकास कार्यक्रम जिसे बोलते हैं NMDP, ये क्या करता है, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये सेम टू सेम हटा दे, ये भी हमने पढ़ लिया। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत के उपराष्ट्रपति की, भारत के महान्यायवादी की, या भारत के प्रधानमंत्री की, या फिर भारत के राष्ट्रपति की? तो क्वेश्चन ये वाला तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो ये PM करते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस यह भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से राष्ट्र की स्वतंत्रता की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। और ये तो पता है, लाल किला, दिल्ली में स्थित लाल किला एक ऐतिहासिक किला है जिसे 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक मुगल बादशाहों का मुख्य निवास स्थान के रूप में कार्य किया। जो लाल किला है, यहाँ पे मुगलों ने कितने टाइम तक, 200 सालों तक लगभग यहाँ पे शासन किया है, ठीक है, निवास किया है। और 1857 तक किया है इन्होंने, ऐसा माना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस किले को 2007 में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ध्वजारोहण क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुत्ता का प्रतीक है। यह एक औपचारिक प्रथा है जिसमें एक खंबे या मस्तूल पर राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर उठाना शामिल है, तो पता ही है। अब राष्ट्रीय ध्वज, अब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बारे में सिर्फ एक बात याद करनी है कि जो इसका डिज़ाइन था वो पिंगली वेंकैया नायडू ने दिया था और 22 जुलाई 1947 को हमने इसे अपनाया था। इसके अंदर 3 रंग होते हैं। पहला है हमारा केसरिया जो बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद है हमारा शांति और सत्य का प्रतीक, और हरा वाला है हमारा वीरता का प्रतीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय है, यानी कि जो मीठे पानी में रहते हैं और समुद्री पानी में रहते हैं, दोनों का जीव का समूह है वो, तो वो कौन है? मतलब जीवों का समूह है वो कौन है? वो शैवाल है। पहले बात तो ये इन्होंने बोल दिया यहाँ पे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल यानी कि जहाँ पे ग्रीन रंग होगा तो ग्रीन हमारा शैवालों का होता है ना। और इनके बारे में पढ़ लेते हैं अब हम। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी जीवों का एक विविध समूह है और यह पूरा खाद्य अपना जो है भोजन है खुद से बनाते हैं। कल हम पढ़ गए थे ना स्वपोषी और परपोषी, वही वाला। ये मुख्य रूप से जलीय है जो मीठे पानी और समुद्री दोनों वातावरण को में पाए जाते हैं। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। वे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैवाल का आकार सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन से लेकर कैल्प जैसे बड़े समुद्र शैवाल तक भिन्न हो सकता है। बोल रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या? पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला हरा वर्णक है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल के कई प्रकार है जिसमें से क्लोरोफिल ए शैवालों में सबसे आम है। क्लोरोफिल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन टाइप्स होते हैं मतलब, लेकिन जो ए वाला है क्लोरोफिल वो हमारा शैवाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थैलोइड क्या होता है? थैलोइड शब्द कुछ पौधों, हाँ, तो जो थैलोइड है वो थैलोइड शब्द जो है कुछ पौधों और शैवाल की सरल अव्यवस्थित शरीर संरचना को संदर्भित करता है, ठीक है। उच्च पौधों की विपरीत थैलोइड जीवों में जड़ें, तने या पत्तियां नहीं होती। इनके अंदर जड़ें नहीं होती, तने नहीं होती, पत्ती नहीं होती, बस ऐसे ही फैलते रहते हैं। इसमें लीवर वोट्स और कुछ प्रकार के शैवाल शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिस पता है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जिस तंत्र में मीठे पानी और समुद्री दोनों वातावरण शामिल हो, जहाँ शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक कार्बन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है और जीवों की एक विविध श्रेणी का समर्थन करते हैं। शैवाल जलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का आधार बनाते हैं। अब ये क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म शैवाल है। ये शैवाल का ये एक छोटा सा रूप है, मतलब छोटे वाले शैवाल जो होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो महासागरों और मीठे पानी के निकायों के जल स्तंभ में तैरते हैं। वे प्राथमिक उत्पादक हैं जो जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा समुद्री कौन सा है? मतलब जो उत्तरी हिंद महासागर है, हिंद महासागर का नॉर्थ वाला पार्ट, वहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा समुद्र है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? वो कौन सा? हमारा अरब सागर। जावा सागर नहीं है, अंडमान सागर भी नहीं है, लाल सागर भी नहीं है। वो कौन सा? अरब सागर है, जो हमारा हिंद महासागर के उत्तरी पार्ट में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर स्क्वायर में? तो 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है।
अब ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना अपने आप। 1950 में भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा उन सभी उद्योगों के रूप में की गई थी जिनमें अधिकतम निवेश की राशि कितनी थी, 5 लाख। यानी ये कह रहा कि जिन फैक्ट्रियों की 5 लाख की वो थी ना निवेश, यानी कि जिन फैक्ट्रियों में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की निवेश थी उनको हम बोलते थे क्या, वो लघु उद्योग कहलाए जाते थे। ठीक है, ये कब कहा गया था हमारा, 1950 के अंदर। जिन लघु उद्योगों में 5 लाख रुपए तक की राशि थी उनको बोलते थे हम लघु उद्योग। ठीक है, अभी बोल रहा है वही है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की, बेतवा की, सोन की या फिर दामोदर की। चंबल की तो खुद है, देखो यमुना की है, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, तो चंबल और बेतवा तो खुद से उसकी है यमुना की, तो कौन होगी इसकी, दामोदर। ठीक है, सोन भी यमुना की है। बराकर किसकी है, दामोदर की सहायक नदी। और दामोदर को बोलते हैं, जैसे कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक, ऐसे ही दामोदर को बोलते हैं हम बंगाल का शोक। पता है क्यों, क्योंकि बंगाल के अंदर ये बाढ़ लाने के कारण वहाँ पे इसको ये बोला जाता है, बाढ़ आती है ना वहाँ पे, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि अतीत में इसमें बार बार बाढ़ आती है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है। यह नदी लगभग 592 किलोमीटर से ले, मतलब अगर मील में बात करें तो 368 मील लंबी है। बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर नदी पर कई बांध और जलाशय बनाए गए हैं, जिनमें दामोदर घाटी जिसे बोलते हैं DVC परियोजना शामिल है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बराकर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन कौन सी है, कोनार। अभी तो जैसे पूछ ले दामोदर की, बराकर पूछ ले, लेकिन अगली में क्या पता ये पूछ ले कि कोनार किसकी है, बोकारो किसकी है, क्या है, हाहरो नदी किसकी है। कोनार, बोकारो और हाहरो नदी है दामोदर की। ये सहायक नदियाँ दामोदर नदी के प्रवाह में योगदान करती है और इस क्षेत्र के जल विज्ञान बेकार है। दामोदर घाटी निगम जिसे बोलता है DVC, ये 1948 में स्थापित हुआ था। ओके, और नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग पठार। ये झारखंड राज्य में स्थित छोटा नागपुर पठार के एक हिस्सा है। छोटा नागपुर जो पठार है ना उसी का एक पार्ट है हजारीबाग पठार। यह पठार कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट सहित खनिजों से समृद्ध है। बराकर नदी इस पठार से निकलती है, जो मतलब हम हजारीबाग पठार के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बराकर नदी निकलती है, जो किसकी नदी सहायक है, दामोदर की। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजयन ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। जो मुरली विजय थे ना वो कौन है, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, कौन से वर्ष में, 2023 में। तो ये करंट का था, तो इसको करंट के हिसाब से याद करो, क्योंकि इससे जुड़ी कोई बातें अगर पूछ ली तो वो इतना कुछ आइडिया नहीं है इतना। ठीक है, तो यहाँ से पूछते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक है। द लास्ट बर्डन पुस्तक लिखी थी हमारे उपमन्यु चटर्जी ने। ठीक है, उपमन्यु चटर्जी एक भारतीय लेखक है, सिविल सेवक भी है, यानी UPSC के मेंबर भी है, जो अंग्रेजी में समकालीन भारतीय साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन, उपमन्यु चटर्जी। लास्ट बर्डन पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1993 में। उनका पहला उपन्यास था इंग्लिश अगस्त एन इंडियन स्टोरी, ये भी थे इनका उपन्यास। धात्विक लक्षण के संबंध में सही कथन का पहचान करें। ये कह रहा है कि जो धातु का लक्षण होता है ना उसका संबंध, उसका सही बताओ आंसर क्या है। धात्विक लक्षण या फिर धातु के लक्षण के आवर्त में, मतलब धात्विक लक्षण एक आवर्त में घटता है और एक वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। मतलब अगर ये एक आवर्त में तो घटता है लेकिन वर्ग में नीचे जाने पर ये बढ़ता है, जब नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। ओके, और आवर्त में ये घटता है, ये बोल रहा है धात्विक लक्षण के बारे में। अब ये कहता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। ये आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम आयनन ऊर्जा। यह एक आवर्त में बढ़ती है और एक वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता, यानी कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित करता है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। यह एक आवर्त में बढ़ती है और एक वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। सेम टू सेम जैसे आयनन ऊर्जा है
ऐसे ही सेम टू सेम विद्युत ऋणात्मकता भी है, यानी कि आवर्त में जाएगी तो क्या होगा, बढ़ती है, लेकिन नीचे जाने पर घट जाती है। परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु का आकार यह एक आवर्त में घटता है और एक वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। सेम इसमें भी फॉलो हो रहा है। अधात्विक लक्षण क्या है, धात्विक लक्षण के विपरीत यह है, एक आवर्त में बढ़ता है और एक वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी अंक के रोका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लेट कहते हैं। और ये फैक्ट्स वाले सवाल होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे कैसे रटने पड़ते हैं। चलो याद करो, बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी अंक के रोका जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लेट कहते हैं, लेट। IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। जो IHF है ना, जिसे बोलते हैं, ये स्पेन में हुआ। कहाँ पे हुआ है, 25वां संस्करण इसका हुआ है। महिलाओं का विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप है, यानी कि जो एक तो होता फुटबॉल, एक होता वॉलीबॉल, कई सारे तरह टाइप होते हैं ना बॉल के, तो ऐसे ही हैंडबॉल होता है जिसे सिर्फ हैंड से नीचे नहीं रखना, बॉल को नीचे नहीं करना देता, हाथ से उसे मारते रहते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे करके हाथों को मारते रहते हैं। तो वो जो इसका हुआ है संस्करण 25वां हुआ है स्पेन के अंदर, ठीक है। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IHF, ये जो है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, है ना। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल स्विट्जरलैंड में है। IHF पुरुष और महिला दोनों के लिए विश्व चैंपियनशिप आयोजित करता है, दोनों के लिए होता है ये। लेकिन जो महिलाओं वाला हुआ है वो इस बार कहाँ हुआ है, वो स्पेन में आयोजित है, जिसका संस्करण कौन सा था, 25वां नंबर का। अभी बोल रहा है हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं ये, ठीक है। हैंडबॉल एक टीम खेल है जहाँ 7 खिलाड़ियों की 2 टीम एक गेंद को पास करके विरोधी टीम के गोले में फेंकती है ना। एक मानक मैच में 30 मिनट के 2 पीरियड होते हैं, 15-15 मिनट के, ठीक है, और सबसे अधिक गोल करने वाली टीम जीतती है। ओके, वर्तमान बांग्लादेश में स्थित जो ढाकेश्वरी मंदिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ढाकेश्वरी मंदिर है कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। ढाकेश्वरी मंदिर हमारा बांग्लादेश के अंदर है। देखो 3-4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे इससे। ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है। और निर्माण कौन से इसमें मतलब कौन से वंश ने करवाया था, पूछ रहा है, तो सैन वंश ने करवाया था, ठीक है। सैन राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। सैन राजवंश एक हिंदू राजवंश था जिसने पाल साम्राज्य के बाद बंगाल पर शासन किया था। पाल के बाद आए थे हमारे सैन, और सैन वंश ने बांग्लादेश के अंदर ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मुख्य शासकों में जो हमारे सैन वंश के मुख्य शासक थे वो थे हमारे बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ढाकेश्वरी नाम का अर्थ है ढाका की देवी। यह मंदिर बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वास्तुशिल्प शैली, मंदिर जो है पारंपरिक हिंदू वास्तुशिल्प तत्वों जैसे गुंबद और शिखरों का प्रतीक करता है, यानी कि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। इसका सदियों से कई बार जीर्णोद्धार किया गया, बार बार इसको जो है रेनोवेट करते हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि मंदिर को शक्ति पीठों में से एक माना जाता है जहाँ देवी सती के अंग गिरे हुए थे। जो देवी सती हुई थी उनके अंग गिरे हुए थे, इसलिए इनको ये फेमस है। कौन सा, ढाकेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। सैन वंश ने बनवाया था। सैन वंश के 2 फेमस है, कौन कौन से, एक तो है हमारे लक्ष्मण सेन और एक है हमारे कौन, बल्लाल सेन। यह सदियों से ढाका में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रह चुका है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल क्या था। जो 1919 का मोंटेगी चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, इसके तहत जो केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी उसका कार्यकाल क्या था, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 3 वर्ष, तो 3 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटेगी चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो है द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करी थी किसने, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की थी, जिसका कार्यकाल क्या था हमारा, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष था ना, हाँ यही था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा को भारतीय विधायिका के निचले सदन के रूप में माना जाता है। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का बताया गया था। यह अधिनियम का उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन का एक उपाय शुरू करना और शासन में भारतीय भागीदारी को बढ़ाना। सभा में 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित थे, जिसमें से 41 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए गए थे। 145 कितने सदस्य थे हमारे, जिसमें से 104 तो थे हमारे निर्वाचित और 41 थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार,
इन सुधारों का नाम भारत के राज्य सचिव मोंटेग्यू, सचिव कौन थे हमारे, ये जो मोंटेग्यू सचिव है, और चैम्सफोर्ड थे वाइसराय थे, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाइसराय के नाम पर रखा गया। सुधारों का उद्देश्य क्या था, शासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना और यह स्वयं स्वशासन की बढ़ती मांग का जवाब था। हम भारतीय चाह रहे थे कि हम खुद से अपना शासन करेंगे, तो ये इसके लिए मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड आया था, जिसमें द्विसदनीय की बात की गई थी। सुधारों के कारण प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसे द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है, ये था। भारत सरकार अधिनियम 1919, यह अधिनियम भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा शामिल थी। अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ, अधिनियम को कई भारतीय नेताओं द्वारा अपर्याप्त माना गया, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वशासन प्रदान नहीं किया गया था। इससे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले आंदोलन का उदय हुआ। यानी कि इससे जब हमने इसकी मांग करी द्विसदन की, तो इनसे जो है हमारी गतिविधियां बढ़ने लगी, और हमने क्या करा, हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना स्टार्ट कर दिया कि हमें पूरी जो है हमें स्वतंत्रता चाहिए। इस अधिनियम में ने भविष्य के सुधारों जिसमें से 1935 का भारत सरकार का अधिनियम ये भी शामिल है इसी का, ठीक है। कह रहा है भारत में जो सेना दिवस है, ये वापस से आ गया है कोई, नहीं याद करो, अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। भारत में सेना दिवस 15, मतलब सेना दिवस आर्मी डे, हाँ अलग है, ये 15 अगस्त वाला सोच रही थी मैं, लेकिन नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। कह रहा है जो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। यह दिन 1949 में जनरल सर फ्रांसीसी बुचर ने पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा द्वारा भारतीय सेना का कार्यभार संभालने का प्रतीक है, ठीक है। जो ये 15 जो जनवरी है, हम इस क्यों मनाते हैं आर्मी डे यहाँ पे, क्यों मनाते हैं भाई, क्योंकि भैया 1949 में क्या हुआ था, जो जनरल सर थे फ्रांसीसी बुचर ने पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, पहले सीडीएस कौन थे हमारे, पहले सीडीएस भी थे ये, और फील्ड मार्शल भी थे, कौन थे नाम उनका, केएम करियप्पा द्वारा भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था इन्होंने, इसलिए इनकी याद में हम मनाते हैं कौन सा 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 1949 में सबसे पहले इन्होंने जो है फील्ड मार्शल थे हमारे, सीडीएस थे कौन, के करियप्पा, इन्होंने हमारे जो आर्मी का कार्यभार था इन्होंने संभाला था, इसीलिए बनाए जाते हैं। इस अवसर को मनाने के लिए सेना कमान मुख्यालय में परेड और सैन्य शो सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, यानी कि हम इसमें शो वगैरह करते हैं, ठीक है। यह दिन उन भारतीय सैनिकों को योगदान और बलिदानों को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के बारे में पढ़ लेते हैं। वे भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, पहले सीडीएस कौन थे हमारे, केएम करियप्पा। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसीसी बुचर से पदभार ग्रहण किया था। मतलब जो हमारे केएम करियप्पा थे, इनको कि इन्होंने किन्होंने पद ग्रहण करवाया था, तो वो हमारे कौन, उनका नाम क्या था, फ्रांसीसी बुचर। वे फील्ड मार्शल के 5 सितारे रैंक रखने वाले केवल 2 भारतीय सेना अधिकारियों में से एक है। सेना दिवस का महत्व क्या है तो पता ही है, यह भारतीय सेना के जवानों की वीरता, साहस और समर्पण का जश्न मनाता है। यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए। यह दिन विभिन्न सैन्य प्रदर्शन और परेडों के माध्यम से भारतीय सेना की ताकत और क्षमताओं को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ये वेदिका क्या होती है, स्तूप के चारों ओर की रेलिंग जो पवित्र क्षेत्र को घेरती है। वेदिका क्या होता है कि देखो, जैसे ये हमारा ये अभी एक सेकंड रुको, ये ठीक है, ये हमारा गोल गोल हो गया, ठीक है, मतलब गुंबद हो गया। स्तूप होता है ना जो, और ये हमारा क्या होता है, ये रेलिंग होती है। तो जो ये हमारा ये है ना गुंबद, इसको जो चारों तरफ से घेर रही है, ठीक है ना। अब बताती हूँ क्या कह रहा है। वेदिका क्या होता है, स्तूप के चारों ओर की रेलिंग को कहते हैं हम, जो पवित्र क्षेत्र को घेरती है और मेढ़ी के लिए एक सीमा प्रदान करती है। अब अंड क्या होता है, गुंबद के आकार की संरचना जो पृथ्वी के टीले, मतलब कि जो मैंने गुंबद बनाया था उसी को बोलते हैं मन, ठीक है। तो गुंबद के आकार की संरचना जो पृथ्वी के टीले का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांड और बुध के अवशेषों के दफन टीले का प्रतीक है। यानी कि हमने यहाँ पर बुध के अवशेष को और ब्रह्मांड के थे उनके अवशेष को जो है यहाँ पे दफनाए गए हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे गुंबद बनाया गया था, गुंबद को बोलते हैं मन, ठीक है। छत्र, अभी छत्र क्या होता है, स्तूप के शीर्ष पर रखी गई छतरी को छत्र बोलते हैं, सेम, जो कि इसका प्रतीक है सम्मान का और आदर का।
तोरण क्या है? ये प्रवेश द्वार होता है ना। और प्रद दक्षिणापथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ, जिसका उपयोग भक्तों द्वारा। देखो अब तुम्हें मैं यहाँ पे मैं बनाती हूँ बड़ा सा स्तूप। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा गोल गोल गुम्बद, ये गुम्बद बोलते हैं। इसी के ऊपर छतरी लगी जाती है ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं छत्र, ठीक है। और यहाँ पे हमें जैसे ये हमें यहाँ पे एंट्री करनी है, तो हम स्तूप में जाने के लिए पहले एंट्री करेंगे ना, तो इसे बोलते हैं हम तोरण द्वार, एंट्री करने को वाले को। और जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ, जिसका मतलब, और जो यहाँ से हम इसकी गुम्बद की परिक्रमा करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ, जिसका उपयोग भक्तों द्वारा श्रद्धा दिखाने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में अनुष्ठानिक चलने के लिए किया जाता है। 1803 में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को निरूपित करने के लिए वृत्त और तीर के प्रतीकों का उपयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। 1803 के अंदर जो विभिन्न तत्व थे ना, उनके परमाणु को निरूपित करने के लिए वृत्त और तीर का यूज़ किया था, चिन्ह का यूज़ किया था, वृत्त का और तीर का। 1803 के अंदर किस उन्होंने किया था? 1803 में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को निरूपित करने के लिए वृत्त और तीर का, जो एलिमेंट्स थे ना हमारे, है ना, उनको तत्वों के परमाणु को, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ आया था, मैंने कहा उसको छोड़ा ही होगा, मैंने उसको क्वेश्चन को, ठीक है, छोड़ ही दिया था क्योंकि सब क्वेश्चन नहीं समझ में आया। 1803 के अंदर जो विभिन्न तत्व थे ना, एलिमेंट्स थे, उनका जो परमाणु था उसको निरूपित करने के लिए जो हमने वृत्त है और जो तीर का यूज़ किया ना, चिन्ह का यूज़ किया, वो किसने किया था? वो हमारा किया था 1803 के अंदर जॉन डाल्टन ने। विटामिन डी क्या होता है? शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह वसायुक्त मछली, फोर्टिफाइड डेयरी उत्पाद और पूरक आहार जैसे आहार स्रोतों में प्राप्त किया जाता है। धूप के संपर्क में आने वाले त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण भी होता है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। डेयरी उत्पाद, पत्तेदार सब्जी, है ना, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ कैल्शियम के अच्छे स्रोत है, ये पता हो तुम्हें। फॉस्फेट, ये तो विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह तो पता ही है ना, पढ़ लो फिर भी एक नज़र से इनको। फॉस्फेट हड्डी का मतलब जो हमारी हड्डी है उनको मजबूत बनाता है। मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ये निवारण और उपचार, पर्याप्त विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट के संतुलित आहार सुनिश्चित करना रिकेट्स को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ये छोड़ो। सूडान डाइस के मिलावट से, सूडान डाइस एक कुछ चीज़ है जिसके मिलावट से कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वो लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के अंदर जैसे लाल मिर्च होते हैं ना, रेड रेड, सेम ऐसे ही सूडान डाइस एक पाउडर होता है जिसको लाल मिर्च में डाल दिया जाता है ताकि हमें जो है लाभ हो सके, इसलिए। तो 1906 के अंदर शुरू हुए बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो अरविंद घोष। 1906 के अंदर की बात हो रही है। बंगाल के अंदर हमने एक स्थापना की थी कॉलेज की, नेशनल कॉलेज के अंदर। बंगाल के अंदर 1906 के अंदर, 1906 में बंगाल के अंदर एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके पहले प्रिंसिपल थे अरविंद घोष, ठीक है, पहले प्रिंसिपल थे ये। बस अब ये पढ़ो, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 में स्वदेशी आंदोलन के हिस्से के रूप में स्थापित, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है, इतना पढ़ना है। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा है जिसमें आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था। इन्होंने कहा था कि भैया अपने इंडिया की चीज़ को यूज़ करो, इंडिया में बनाओ और इंडिया में ही इसको जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडिया के अंदर करो, बाहर ना करो। अरविंद घोष 15 अगस्त 1872 को जन्मे थे, 5 दिसंबर 1950 को ख़त्म हो गए थे, ठीक है। अपने राजनीतिक जीवन के बाद वे पांडिचेरी चले गए और एक आध्यात्मिक सुधारक बने। उन्होंने इंटीग्रल योग का विकास किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसमें से द लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब लिखे। लाइफ डिवाइन तो पता ही है अरविंद घोष की है, लेकिन सावित्री भी याद कर लो। 15 अगस्त 1872 को जन्म हुआ था इनका। और वो कौन थे अरविंद घोष? इन्होंने जो 1906 के अंदर वो है ना, बंगाल था ना, हाँ, बंगाल के अंदर नेशनल कॉलेज की स्थापना की, मतलब स्थापना नहीं, प्रिंसिपल थे। अरविंदो घोष बोल लो, चाहे अरविंद घोष बोल लो, इनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है। पहला है कि जो अरविंदो घोष थे, सबसे इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है कौन सी? लाइफ डिवाइन, ठीक है। और सावित्री भी याद कर लो, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे पूछ रहा है कि 1906 के अंदर जो बंगाल के अंदर नेशनल कॉलेज था ना, कौन सा? बंगाल नेशनल कॉलेज, उसकी ये प्रिंसिपल भी थे। बस ये कह रही थी मैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए
चलाया गया था, इस उद्देश्य से चलाया गया था कि ब्रिटिश को हम ख़त्म कर देंगे, ब्रिटिश को हम भगा देंगे यहाँ से। 19वीं सदी के मध्य 1947 तक चला था ये। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कई अन्य प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23 में राज्यपाल कौन था बिहार का? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में किसका यूज़ नहीं किया जाता? तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ भी करते हैं हम, टेबल सॉल्ट का भी करते हैं, नमक का मतलब जिसे बोलते हैं नमक, चीनी का यूज़ भी हम फूड को प्रिजर्व करने में करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम यूज़ नहीं करते। अब देखो, खाद्य परिरक्षक क्या होता है? सूक्ष्म जीवों, एंजाइमों और ऑक्सीकरण के कारण होने वाले खराब होने को रोकने के लिए भोजन में मिलाया जाता है ये खाद्य परिरक्षक, यानी कि फूड जिसे हम प्रिजर्व कर सकें उसी को बोलते हैं हम खाद्य परिरक्षक। जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम बेंजोएट, नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स, सॉर्बिक एसिड, ये सब हम यूज़ करते हैं फूड के प्रिजर्व करने के लिए। पहला है सोडियम बेंजोएट, दूसरा है सोडियम बेंजोएट तो याद है, और करो, नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स हो गया, सल्फाइड्स हो गया, सॉर्बिक एसिड हम करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। सोडियम बेंजोएट एक व्यापक रूप में यूज़ होता है ना, जो मोल्ड, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। आमतौर पर अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे सलाद हो गया, ड्रेसिंग, कार्बोनेटेड पेय हो गया और फलों के रस में उपयोग किया जाता है। ये टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सबसे पुराना और सबसे आम खाद्य परिरक्षकों में से एक है। भोजन में नमी को बाहर निकाल कर काम करता है, बैक्टीरिया और मोल्ड का विकास रोकता है। चीनी, जैम हो गया, जेली हो गया, सिरप में परिरक्षक के रूप में यूज़ की जाती है। जल गतिविधि को कम करके भोजन को संरक्षित करती है। इस प्रकार माइक्रोबियल का विकास को रोकता है ये। वित्त आयोग का गठन तो पता ही है, आर्टिकल कौन से में है? 280 में है ना। और भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में ऐसे पहले समय पर जब वह आवश्यक समझे वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच करों को वितरण की सिफारिश करना। आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अंदर वित्त आयोग के अंदर 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के अंदर। निम्न में से किस खेल हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट लिखी थी? कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। कपिल देव क्रिकेटर हैं, इनके करियर के बारे में जान लेते हैं। 6 जनवरी 1959 को कपिल देव का जन्म हुआ था। क्रिकेट इतिहासकार के सबसे महान ऑलराउंडर में से माना जाता है इनको। 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, और 434 जो है टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, विकेट का। उपलब्धि और सम्मान, उन्हें 2002 में जो है विजडन द्वारा सदी के भारतीय क्रिकेटर नाम दिया गया। 2010 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था उनको, किसको? कपिल देव को। और 1982 और मतलब पद्मश्री मिला था उनको 1992 के अंदर, और पद्म भूषण मिला था 1991 के अंदर। अन्य योगदान क्या है? क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कपिल देव ने गोल्फ खेला और विभिन्न टूर्नामेंट में भाग लिया। वे क्रिकेट कोचिंग और कमेंट्री में शामिल रहे, खेल के विकास में अपना विशेषज्ञता का योगदान दिया। ओके, अन्य खेल हस्तियाँ और उन पुस्तकें। मैरी कॉम भी एक हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनकी पुस्तक है अनब्रेकेबल, ठीक है, मैरी कॉम है अनब्रेकेबल, ठीक है। युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक, ये भी नहीं की है युवराज सिंह की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो याद ही है, लेकिन ये वाली याद कर लो, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक। किसकी? युवराज सिंह की है। सानिया मिर्जा लिखी थी एस अगेंस्ट ऑड्स, बस यही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन तो गायब ही हो गया इसमें से, और स्कॉटलैंड फिजिकल। अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन से दे नहीं रखा। शायद यहाँ मिल जाए। पावन उर्मी, जिसे फ्लाइंग फिन के रूप में जाना जाता है, ओलंपिक इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक है। पावन उर्मी क्या है? ये एथलीट है पावन उर्मी, ठीक है, और फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। जैसे हम ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं ना हिमा दास को, ऐसे ही फ्लाइंग फिन बोलते हैं हम पावन उर्मी को। और उन्होंने मध्य और लंबी दूरी की दौड़ की स्पर्धाओं में कुल 9 गोल्ड मेडल जीते और 3 सिल्वर जीते। उनका ओलंपिक करियर 1920 से लेकर 1928 तक चला, जिसमें 1500 मीटर और 5000 मीटर जैसी स्पर्धाएं में उनका दबदबा रहा। विश्व एथलेटिक महाद्वीपीय टूर विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक दिवसीय ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता की एक श्रृंखला है। चलो, निम्न में से कौन सी एक समतल दर्पण द्वारा
निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। तो मतलब सीधा और उल्टा तो इसकी विशेषता है। आभासी, जो हमारा समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, ये जो है सीधा और उल्टा अपना प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और आभासी और उल्टा बनाता है अपना प्रतिबिंब, पार्श्व रूप से उल्टा और आभासी बनाता है, लेकिन आभासी और सीधा नहीं बनाता। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये तो पता ही है आपको, मोहिनीअट्टम, ये अम्मा अम्मा सारी मोहिनीअट्टम है, केरला का डांस है। आत्मकथा और उनके संबंधित लेखकों को गलत। प्लेइंग इट माई वे, पता है कितनी बार, कितनी बताया हमने, ये तो है नहीं इसकी। एम फोस्टर, सॉरी ड्रीम, मतलब प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर के भी पीछे पड़ के आ चुके हैं, लेकिन ये हाँ ये बोला गलत बोला तो गलत वाला ठीक लगाया हमने। जो ड्रीम फॉर माई फादर है बराक ओबामा की है, कई बार आ चुकी है, इसको याद कर लो। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आ चुकी है, याद करो। मून वॉक नहीं आई लेकिन आ सकती है, आई है क्योंकि यहाँ पे दे तो रखी है, ये माइकल जैक्सन की है। दूसरा, आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारकों ने किया था? तो वो थे हमारे ईवी रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आंदोलन चलाया उन्होंने कि हम भाई हमारा खुद का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कौन, किसने? ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। 1920 के दशक में तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों में आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। 1920 में चलाया था उन्होंने तमिलनाडु के अंदर, ई रामास्वामी नायकर ने। और क्या कह रहा है, उद्देश्य कहता है जाति व्यवस्था को खत्म करना और आत्मसम्मान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। यह आंदोलन तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण था। इसमें द्रविड़ राजनीति को प्रभावित किया। इसमें शिक्षा, महिला अधिकारों और अस्पृश्यता उन्मूलन पर जोर दिया। पेरियार के प्रारंभिक जीवन, पेरियार किसका नाम, किसको बोला है हमने? ये हमने बोला ईवी रामास्वामी नायकर को, जिन्होंने किसकी आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना करी थी। कब, कौन से टाइम पीरियड में? 1920 के दशक में। कह रहा है इनके बारे में कुछ जान लो। इन्हीं को हम ईवी रामास्वामी नायकर को बोलते हैं पेरियार। 17 सितंबर 1879 को इरोड तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जाति आधारित भेदभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तर्कसंगत सोच और आत्मसम्मान का वकालत की। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जातीय पदानुक्रम का विरोध किया उन्होंने। तमिल भाषा और संस्कृति के उपयोग को प्रोत्साहित किया। महिला अधिकार, महिलाओं को अधिकार के बारे में बताया होगा। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो बस आज की क्लास ख़त्म होती है। और कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें आगे मॉक में फेस करने को मिले, मुझे बता भी देना। क्रेडिट भी दे दी क्या करो, भले ही मुझे पता है कि अभी कोई किसी के पास जा नहीं रही वीडियो, पर किसी के पास तो जा रही होगी, जब जाएगी बता देना मुझे। ठीक है, बाय बाय।